फ्रेंड्स, ये जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर दिख रहा है ये यूपी पुलिस का है 23 तारीख का 23 अगस्त का। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1600 है। 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1600 इक्वल टू वॉट, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। इसमें मूलधन कितना है, मूलधन हमें पता नहीं, दर 5 है, समय 2 साल है और डिवाइडेड बाई 100। इसे सॉल्व कर लीजिए, P की वैल्यू क्या आ जाएगी 16,000। अब इसमें पूछा 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला 1 प्लस आर बाई 100 के पावर n। तो यहाँ पे आपका P है 16,000 प्लस 1, R कितना है, R है 5 डिवाइडेड बाई 100 के पावर n। n कितना है, n है 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 21 डिवाइडेड बाई 20 के पावर 3 इंटू 16,000 आपका है 16,000 इंटू 21 के पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 20 के पावर क्यूब। 20 के पावर क्यूब मीन्स व्हाट, 8,000 16,000 यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 2 इंटू 21 के पावर क्यूब, 21 के पावर क्यूब इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, चाहे क्यूब करो चाहे कुछ भी करो, तो यूनिट डिजिट 1 ही आएगी। 1 में फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूनिट डिजिट 2 आनी चाहिए। आपका एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसकी यूनिट डिजिट 2 है, तो सी विल बी द आंसर। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा सिंपल इंटरेस्ट ऑन 73,000 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फ्रॉम दिस इज। आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। ठीक है, यहाँ पे P कितना है, P है 73,000 और R है आपका 15 और टाइम, ये कितना टाइम पीरियड है, ये 1 साल का टाइम पीरियड है, इंटू 1। अब ये 100 से 2 जीरो चले गए, 730 इंटू 15 निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 15 दिया 45, फिर 15 सत्ते 105 और 4 9 109। ये तो आपका आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज डिस्काउंट ऑन पेयर ऑफ शूज मार्क्ड एट 475 रुपीज एंड डिस्काउंटेड एट ए। तो डिस्काउंट प्राइस पूछ रहा है आपको और डिस्काउंट रेट दी हुई है, 15% की रेट है, तो प्राइस क्या आ जाएगी, जो माल प्राइस है उसमें डिस्काउंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए 15%। तो ये क्या हो जाएगा, 15 पचे 75, फिर 15 सत्ते 105 और 7 112 और फिर 15 चौके 60 और 11 कितने हो जाएगा 71। तो 7125 जहां दिखे 7125 यहां पे दिख रहा है, तो डी विल बी द आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मान लीजिए x है, ठीक है, उस पर उसने क्या किया, डिस्काउंट दिया 10% का, बट चार्जेस सेल्स टैक्स ऑफ 8%, बट 8% सेल्स टैक्स चार्ज करता है ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। इफ कस्टमर पेज 34020 रुपीज एज पर द प्राइस इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, देन व्हाट वाज द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो मार्क प्राइस क्या है, x है, और x में आपको 10% का ऑफ मिल गया, तो कितना 90% वैल्यू हुई ना उसकी, तो 90% वैल्यू क्या हो जाएगी 0.9x। तो ये हो गई वैल्यू उसकी डिस्काउंट देने के बाद। अब डिस्काउंट के बाद इसमें बोल रहा है कि 8% का सेल्स टैक्स और लगा है, तो 0.9x प्लस 0.9x 8% का सेल्स टैक्स। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 34020 के बराबर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 0.9x प्लस ये क्या हो जाएगा 0.072x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.972x और सामने क्या है, अब x की वैल्यू क्या होगी 34020 डिवाइडेड बाई 0.972, क्या आ गया 34020 डिवाइडेड बाई 0.972। तो ये 0.972 है, ये लगभग 1 के बराबर, बस 1 से थोड़ा सा छोटा है। तो जो ये भी जो वैल्यू आएगी वो 34,000 से जस्ट थोड़ी सी बड़ी होगी, तो वो 38,000 में ए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 38 भी नहीं हो सकता, 34 नहीं हो सकता, क्योंकि इस नंबर से थोड़ी बड़ी होगी ना, 34 20 रुपये से तो बड़ी होनी चाहिए,
34,020 रुपए से, तो ये भी गलत है और 39 भी गलत है, मतलब सी मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर होगा और सी ही आंसर है। अब इस क्वेश्चन में हमारा क्या आया था, 34020 डिवाइडेड बाई 0.972 समथिंग लाइक दिस। तो अगर आप इसको इसमें डिवाइड करने बैठेंगे तब तो बैठे ही रह जाएंगे। आपको तरीका आना चाहिए कैसे सॉल्व हो सकता है फटाफट। हाँ मैं मानता हूँ एग्जाम में दिमाग इतना नहीं काम करता है, रूम पे बैठ के सॉल्व करना ईजी होता है, बट ये समझ जाइए कि एग्जाम में आपको इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देगा कि आपको बहुत टाइम लग रहा है, या दे भी रहा है ऐसा क्वेश्चन तो आप उसको स्किप करिए और आगे बढ़िए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ द एवरेज ऑफ एक्स एंड 1 प्लस एक्स इज एम देन द एवरेज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इसमें बोल रहा है एक्स और 1 प्लस एक्स का जो एवरेज है वो एम है। एवरेज मतलब क्या, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एम। तो एक्स प्लस 1x क्या हो जाएगा, 2m। और क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का एवरेज क्या है, बाई ये पूछ रहा है डिवाइडेड बाई 2। तो पहले आप ये निकालिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है। तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर निकालिए आप, ठीक है। वो क्या होगा एक्स स्क्वायर, वो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला है। तो 2ab मतलब कि क्या, 2x डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स, x चला जाएगा। और इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू क्या है, ये रही। तो ये रख दीजिए यहाँ 4m स्क्वायर इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4m स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो फिर इसका एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज डिवाइड 2 कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 1, 2m स्क्वायर माइनस 1, ये आपका ऑप्शन है डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया है, इफ एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 132 फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। ये आपका एपी सीरीज का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। इसमें आप सिंपली देखिए फर्स्ट और लास्ट डिजिट का पूछ रहा है। फर्स्ट डिजिट क्या होगी ए और लास्ट डिजिट क्या होगी, लास्ट मतलब क्या, 9th नंबर। तो 9th नंबर क्या होगा ए प्लस n माइनस 1 डी, मतलब कि ए प्लस n की जगह 9 रख दीजिए तो 8 हो जाएगा n माइनस 1। और d की वैल्यू क्या है, d मतलब डिफरेंस कितने का है, 2 का है। इवन नंबर में 2 का डिफरेंस होता है। तो ये आपका 9th नंबर हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट नंबर है। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, ए से ए चला जाएगा तो आ जाएगा 8 दूनी 16, 16 विल बी द आंसर। मतलब ये जो दिया है 132 सम एवरेज, ये आपको ट्रैप कर रहा है, बस इसकी जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें क्या दिया है, चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 में से 6 किलो कम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रारंभिक मूल्य बताइए। तो 1200 में से 6 किलो कम खरीद पा रहा है ना, तो पहले मान लीजिए x रुपीज प्राइस थी और वो y किलो खरीदता था, तो इक्वल टू कितना, 1200 रुपए देने पड़ेंगे ना उसके लिए टोटल। अब 1200 में क्या हो रहा है, तो प्राइस क्या होगी 25% बढ़ गई। 25% मतलब कितना, 1.25, x का इतना बढ़ गया। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो 125/100, और ये होगी प्राइस। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब जितना चावल खरीद रहा था वो कितना हो जाएगा, 6 किलो कम कर दो इसको, वो भी 1200 के बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, x से x चला जाएगा, 1200 से 1200 चला जाएगा और 100 ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 और ये y, 100y 125 y माइनस 6 इक्वल टू 1। तो 100y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100y इक्वल टू 125y, और 125 इंटू 6 ये कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150 और 600 750 हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, 100y इक्वल टू 125y माइनस 750। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 750। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 25 कर दीजिए इसको, 25 किया 75, 30 आ जाएगी। अब ये y की वैल्यू यहाँ रखिए, अब ये y की वैल्यू यहाँ रखिए, तो क्या हो जाएगा x इंटू 30 इक्वल टू 1200। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 चौका 12 40, x विल बी 40 विल बी द आंसर। क्योंकि हमको x पूछा है, x मतलब क्या, प्राइस पूछी है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि इसका महत्तम समापवर्त HCF क्या होगा, HCF बताना। तो HCF के लिए आप सिंपली जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही इसका मतलब होता है। तो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 100, पहले को ये लिख सकते हैं, दूसरे को 5/10 लिख सकते हैं, थर्ड को 25/100 लिख सकते हैं, और फोर्थ को क्या लिख सकते हैं 125/100। तो अगर ऐसे हो, ऐसे नंबर का HCF निकालना हो तो क्या करो, ऊपर वाले का HCF निकाल लो और नीचे वाले का LCM ले लो।
तो ऊपर वाले का एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ आ जाएगा 5 और एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 100। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.05। बी इसका आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 7, 8 एंड 9 लीव्स द रिमाइंडर 3 इन दिस केस। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, इन नंबर्स का आप एलसीएम निकाल लीजिए, 4, 6, 7, 8 और 9 का। तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ से 2 इंटू 3 है तो वो तो 9 में इंक्लूड हो जाएगा, तो 9 इंटू 7 और एक और 2 ले लेंगे 8 के लिए। ठीक है, ये आप निकाल के देख सकते हैं, इसका एलसीएम यही आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 7 63, 63 इंटू 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 3 12 6 4 24 25, 252 इंटू 2 इक्वल टू 504। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि रिमाइंडर 3 बचता है, तो रिमाइंडर 3 बचाने के लिए एलसीएम जो निकाला उसमें आप 3 जोड़ दीजिए, जो भी आपका एलसीएम आया है तो इसमें 3 जोड़ दीजिए 504 में। तो ये ऑप्शन आपको दिया है, लेकिन आपको ट्रैप नहीं होना है, ये आंसर गलत है, आंसर ये सही है, 504 प्लस 3 इक्वल टू 507, बी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बताइए। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 टेबल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 40 टेबल, व्हाट इज लॉस परसेंट। तो लॉस और प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, अब लॉस है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, ये निकालनी है। और क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि 30 की जो कॉस्ट प्राइस है 30 इंटू कॉस्ट प्राइस कर दीजिए इक्वल टू क्या 40 इंटू सेलिंग प्राइस। तो अब यहां से आप एसपी की वैल्यू सीपी की फॉर्म में निकाल लीजिए, सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 3/4 सीपी इक्वल टू एसपी। अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा सीपी सब में कॉमन हो जाएगा, तो इसको 1 लिख सकते हैं, माइनस एसपी कितना है 3/4 डिवाइडेड बाई सीपी कितना है 1, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3/4 इक्वल टू 1/4। लेकिन ऑप्शन में आपके क्या दिया, परसेंट की फॉर्म में दिया, परसेंट निकाल लीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, 25% विल बी द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ फ्रूट सेलर बाइज some oranges at a rate of 4 for rupees 10 and an equal number more at rupees 5 for rupees 10, then he sells the whole lot at a rate of 9 for 920, what is the loss or gain percentage। हिंदी में देखते हैं क्या बोल रहा है। एक फल विक्रेता कुछ संतरे ₹10 में 4 की दर से और उतने ही अधिक संतरे ₹10 में 5 की दर से खरीदता है। अब वो पूरे लॉट को ₹20 में 9 की दर से बेचता है, उसकी हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्लियरली डिजाइन नहीं लग रहा, लेकिन जैसा मुझे समझ में आ रहा है कि उसने 4 संतरे 10 रुपए में खरीदे, फिर 5 संतरे 10 रुपए में खरीदे और फिर 20 रुपए में 9 संतरे बेच दिए। ठीक है, तो ये कितने संतरे थे, 9 संतरे, कितने रुपए में खरीदे 20 में, और बेचे कितने, 9 संतरे ही बेचे 20 रुपए में। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई भी लाभ और हानि नहीं है, ना लाभ होगा ना हानि, मेरा आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 टाइप्स ऑफ राइस रेट्स एट इतना एंड इतना, फाइंड द रेशियो ऑफ 2 टाइप्स ऑफ राइस टू ऑब्टेन अ मिक्सचर। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको अपने वीडियो में अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही करवाया था। तो ये क्या, इसमें सिंपली आप लिखिए 11 जो जिनका रेशियो निकालना है और 21, ये दोनों प्राइसेस हमको दिए हुए और 17 इसका फाइनल प्राइस आता है। तो इसके लिए क्या करना है कि इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, 17 माइनस 11 क्या हो जाएगा 6, और 21 माइनस 17 कितना हो जाएगा 4। तो 11 और 21 का जो रेशियो होगा वो 4:6 मतलब 2:3 का रेशियो होगा, जो कि आपका ऑप्शन ए है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, 12.5 की दर से एक धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी। तो इसको हम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से जोड़ के चलते हैं। तो दुगनी का मतलब कि क्या है 2p हो जाए, और p इंटू आर इंटू टी, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100, ये तो हो गया ब्याज, ब्याज प्लस वो खुद राशि, मतलब कि ब्याज में राशि जोड़ोगे तो आप 2 गुनी हो जाएगी t टाइम बाद। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए, एक p इधर भेज दीजिए, इक्वल टू p इक्वल टू क्या हो जाएगा p इंटू आर इंटू टी बाई 100, और p से p चला गया, r इसमें आपको 12.5 दे रखा है, तो ये 100 इधर आ जाएगा, 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12.5 इंटू टी। अब टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड कर दीजिए 12.5 से, तो ये 25 चौका 100 होता है, तो 12.5 कितने बार 8 बार हो जाएगा, तो 8 साल में ये राशि दुगनी हो जाएगी, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन रेलवेज एम्प्लॉयड 200 वर्कर्स टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 150 डेज। 150 डेज में काम करने के लिए उन्होंने 200 वर्कर नियुक्त किए। If only 1/4 of work had been done in 50 days, then to complete the whole work in time, what is the number of additional workers employed?
तो ये बोल रहा है कि क्या कहते हैं 200 वर्कर हमने एम्प्लॉय किए थे 150 दिन में काम करने के लिए, और केवल 1/4 एक चौथाई काम हुआ है 50 दिनों में। तो अगर एक चौथाई काम 1/4 काम अगर 50 दिनों में हुआ है तो जो 3/4 काम बच गया, ठीक है, रिमेनिंग काम तो यही हो गया ना, वो मतलब कितना है 3 गुना है, तो वो कितने दिनों में होगा 3 गुना दिनों में, 150 दिन और में होगा। लेकिन बोला देन टू कंप्लीट द होल वर्क इन टाइम, इन टाइम मतलब कितना टोटल 150 ही दिन में हो जाना चाहिए था, तो 50 दिन तो यहाँ कंज्यूम हो गए हमारे। तो अब जो काम है ये 150 दिन वाला काम ये 100 ही दिन में हो जाए, तो हमको कितने वर्कर चाहिए, तो 150 में 100 का डिवाइड कर दीजिए और हमारे जो इनिशियल वर्कर थे मतलब कि 200 उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 300। 300 आपकी वैल्यू आई है, वो टोटल इतने आदमी चाहिए आपको काम करने के लिए, इतने लोगों की आवश्यकता होगी, बट 200 तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो ओनली डिफरेंस क्या होगा 100, ओनली 100 एक्स्ट्रा विल बी रिक्वायर्ड, सो बी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला 12 men and 18 women कैन डू अ वर्क इन 10 days, ठीक है। 9 men and 18 women सेम वर्क इन 12 days, ठीक है। If 2 men and 3 women together do the same work in how many days they will complete the work। तो इसमें क्या इसमें दे रखा है कि 12 men और 18 women कितने दिन में करते हैं 10 days में, और पूछा क्या 2 men, तो मतलब कि देखिए 12 आदमी है, ठीक है, और 18 महिलाएं हैं, तो वो कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में कर रहे हैं। यहां पे क्या दिया आपको 2 आदमी और 3 महिलाएं, तो ये क्या, ये इस नंबर का 1/6 नहीं है, मतलब 2 छक्का 12 3 छक्का 18, तो इन्होंने 1/6 कर दिया नंबर, तो 1/6 अगर नंबर कर दिया तो डेज कितने होंगे 6 टाइम्स बढ़ जाएगा डेज, तो 10 में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 59 किमी प्रति घंटा और 32 किमी प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में चल रही इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तेज गति से चलने वाली गाड़ी धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। फास्टर ट्रेन पासेज अ मैन इन स्लोवर ट्रेन इन 16 सेकंड। तो तेज गति से चलने वाली गाड़ी की चाल पूछा है, तो ठीक है, ये मान लीजिए कि स्लो चल रही है, ये तेज चल रही है, दोनों एक ही दिशाओं में चल रही हैं, तो दोनों, और यहाँ पे एक आदमी बैठा है, तो इस आदमी को पार करने के लिए इस ट्रेन को अपनी पूरी लंबाई क्रॉस करनी पड़ेगी, वही तो होता है पार करने का मतलब, तो वही उसकी लंबाई निकल जाएगी। तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए हम जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणा समय, या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस ही निकालनी, स्पीड क्या है, स्पीड ये देखिए दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो आपको रिलेटिव सापेक्षिक जो चाल होगी वो लेनी होगी। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो चाल घट जाएगी। 59 में से 32 घटा दीजिए, कितना आएगा 27 इंटू टाइम कितना है 16 सेकेंड है, और ये किमी प्रति घंटा में है, तो आपको 27 इंटू 5/18 करना पड़ेगा और फिर 16 का मल्टीप्लाई कीजिए। इससे क्या हो जाएगी, चाल मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगी। अब 9 दूनी 18, 9 3 27 और 2 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 5 40, 120 120 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अ 67 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ टनल ऑफ लेंथ 33 मीटर। तो एक ट्रेन है, इसकी 67 है लेंथ और एक फिर टनल है उसकी 33 इन 10 सेकेंड्स। फाइंड द टाइम फॉर अ ट्रेन टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 65 मीटर। एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है व्यक्ति, इसको पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो इसकी लेंथ से कोई मतलब ही नहीं है, बस इस व्यक्ति को पार करने का ही टाइम हमें बताना है। तो इसके लिए पहले तो आपको ट्रेन की स्पीड निकालनी होगी। स्पीड के लिए क्या होगा कि इस टनल को उसने कितनी देर में पार किया 10, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितनी है, तो जब वो इस टनल को पार करेगी तो टोटल डिस्टेंस कंप्लीट करेगी, मतलब टनल की भी डिस्टेंस और खुद की भी डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा 67 और 33 100 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 10, तो इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये तो स्पीड है। अब आपको ये बताना है प्लेटफॉर्म पे खड़ा एक आदमी है, इसको क्रॉस करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, तो इसको क्रॉस करने में ट्रेन को टाइम लगेगा ट्रेन की जितनी लेंथ है उतनी दूरी और बटा चाल कितनी है 10, तो 6.7 सेकेंड्स। बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निखिल एंड रितु अर्न इन रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है, दे स्पेंड इन 5:3, सेव इन 4:1, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच इफ द टोटल मंथली सेविंग ऑफ बोथ निखिल एंड रितु टुगेदर इज 10,000। तो देखिए एक जगह दिया था सेव इन रेशियो, सेव किस रेशियो में करता है 4:1 में, तो 4x + 1x मतलब x इक्वल टू 10,000 हो जाएगा, क्योंकि टोटल सेविंग तो यही है ना, तो x इक्वल टू क्या था 2000, तो उनकी सेविंग क्या हो जाएगी, एक सेव करता है 8000 और दूसरा सेव करता है 2000। तब आप ऑप्शंस देखिए, डी देखिए
टोटल इनकम 2000 1000 कैसे हो सकती है जब सेविंग जब बचत ही इतनी कर रहा है वो, तो उससे कम इनकम कैसी हो सकती है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर ये भी कहते हैं इनकम सेविंग के बराबर दे दिया, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके गलत हो गए। अब ये दोनों ऑप्शन बचे, अब दोनों ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। पहला ये ऑप्शन देखिए 28, टोटल इनकम में से 8 जो है सेविंग वो घटाइए तो कितनी जगह 20, 20,000। तो ये 20,000 क्या है, ये इसका स्पेंड करता है, इतना खर्चा करता है। ऐसे इसका निकाल दीजिए, 14 में से 2 गया कितना हुआ 12,000। अब इन दिनों का रेशियो देखिए, 4 तो 12, 4 5 20, 5:3 का रेशियो, मतलब तो स्पेंडिंग रेशियो 5:3 का आ रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हु गेट्स 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स फेल्स बाई 5 मार्क्स। ठीक है, जो 20% जिसको मिलता है वो 5 मार्क्स से फेल हो जाता है। अनदर स्टूडेंट्स हु स्कोर्स 30% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स वो गेट्स 20% मोर मार्क्स देन पासिंग मार्क्स। मतलब जो 30% लाता है वो पास हो जाता है 20 एक्स्ट्रा मार्क्स के साथ। द परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग द मार्क्स, अब ये पूछ रहा है। अब सिंपली आप देखो क्वेश्चन में पहले सॉल्व करने से पहले देखिए आप कि 20% पे फेल हो रहा है, 30% पे पास हो रहा है विद एक्स्ट्रा 20 मार्क्स। मतलब कि जो पासिंग मार्क्स होगा वो 20 और 30 के बीच में ही होगा, तभी तो 20% वाला फेल हो गया और 30% वाला पास हो गया। तो ये 20 तो ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि इस पे तो फेल हो ही रहा था। 42 भी नहीं हो सकता क्योंकि 30 पे ही पास हो जा रहा है। इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। अब ये देखो कि 20 जब आ रहा है उसका तो 5 ही नंबर से वो फेल हो रहा है। ठीक है, और जब 30% आ रहा है तो 20 नंबर से, मतलब ज्यादा नंबर से पास हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर होगा जो 20 के पास वाला होना चाहिए। मतलब अगर 25 अगर आंसर बीच में होता तो जो 20 के पास है, मतलब 25 से कम वाला आंसर होना चाहिए, तो 22 आंसर होना चाहिए। और आप इसको सॉल्व भी करके देख सकते हैं। सिंपली ये देखिए 20% मार्क्स में फेल हो जाता है 5 मार्क्स से, तो 20% कितना हो जाएगा, मान लीजिए टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स x नंबर क्या है। ठीक है, तो उसका 20% 0.2x हो जाएगा, उसमें वो फेल हो जा रहा है मतलब 5 नंबर से। अगर 5 नंबर जोड़ दे तो वो पास हो जाएगा। और 30% में वो क्या हो रहा है, 30% में वो 20 नंबर एक्स्ट्रा ला रहा है, मतलब 20 नंबर अगर घटा दें तो ये पासिंग मार्क्स होगा, और इसमें अगर 5 नंबर जोड़ दें, ठीक है, तो ये भी पासिंग मार्क्स हो जाएगा। ये दोनों इक्वल होगा, तो 0.1x इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 250। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए इसका 20%, 250 का 20% क्या होगा, इक्वल टू 50 हो जाएगा ये, और इक्वल टू 50 हो जाएगा। अब 50 में अगर 5 हम जोड़ दे, वो 5 नंबर से फेल हो रहा था, तो कितना हो जाएगा 55 नंबर पासिंग मार्क्स है। तो ये जो 55 नंबर है ये 250 का कितना परसेंट है, ये निकाल लीजिए। 5 11 50 25 50 50 दूना 100, तो 11 दूनी 22, तो 22 विल बी द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द ऑड वन आउट, बेमेल निकालना है। ठीक है, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ एप्टी के बीच में दे दिया है। तो इसमें क्या है 486 फिर 482, मतलब 4 का डिफरेंस, फिर 478 4 का डिफरेंस, फिर 474 4 का डिफरेंस, फिर 472, यहाँ 4 का डिफरेंस नहीं है। फिर अगर मान लो 4 का डिफरेंस होता तो कितना था 470, और फिर ये 4 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, मतलब यही बेमेल है। जो 472 है, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर दूरी तय करती है, यात्रा पूरी करने में कितना समय लगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी दी हुई है 50, 250, और स्पीड कितनी दी है 50, तो 5 घंटे लगेंगे, 5 घंटे, बी इज द आंसर। फिर 22 क्या है, यदि इसको ऐसे लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाएगा। तो ये रीजनिंग का है, रीजनिंग का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का दिख रहा है, ये दोनों में से कोई खेल, ये भी रीजनिंग का है। ठीक है, और इसको एप्टी में भी बोल सकते हैं, वैसे मैं रीजनिंग में बताऊंगा इसको। और ये क्वेश्चन 26 में क्या, और एक व्यक्ति ने घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, यदि वह इसे 35% कम में खरीदता और 732 कम में बेचता तो उसे 36% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य क्या था, कितने में खरीदा था। मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, उसने x में खरीदा और 20% लाभ पे अगर बेचा तो कितने पे, 125 x पे बेचा होगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 125 x डिवाइडेड बाई 100, वो 125 ही आता है। और अगर मान लीजिए वो 35% कम में खरीदता, मतलब कि कितना 0.65 पे,
0.65 ऑफ एक्स, ये इतने में खरीदता और 732 कम में बेचता, मतलब इतने में बेचा, इससे 732 कम कर देता अगर, ठीक है, तो उसे 36% का लाभ होता। मतलब तो ये वैल्यू जो आती है ना जितने में कम बेचता है, ये इसको 30% में लाभ होता है, इस वैल्यू पे 36% का लाभ। तो इस वैल्यू पे 36% कितना हो जाएगा, इतना टोटल वैल्यू, तो ये हो जाता है, ये टोटल वैल्यू होती, ठीक है। तो इन दोनों को आप इक्वल कर दीजिए। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.25x माइनस 732 इक्वल टू 65 को 136 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका आ जाएगा 0.884x, ठीक है। लेकिन एग्जाम में इतना कैलकुलेशन करना पड़े तो आप उसको छोड़ सकते हैं, बाकी इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.25 में से इसको घटाइए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.366 आ जाएगी इक्वल टू 732। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, इक्वल टू 2000 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 2000 आ जाएगी, सी इसका आंसर होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी क्या बोलते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का है, ये भी रीजनिंग का लग रहा है। एक्चुअली ये रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें क्या दिया है, द पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स द वेरियस सोर्स ऑफ फंडिंग दैट पब्लिक वर्क PWD प्लान गेट्स टू कलेक्ट फॉर इट्स फेज प्रोजेक्ट्स, ठीक है। टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट ऑफ दिस through the toll collection by an outsourced agency allowing for a maximum 20% commission. What is total amount that outsourced agency should be permitted to collect? सिंपली क्या करना है, 4920 का 20% निकाल लीजिए। तो इसमें सिंपली क्या करना है, 4910 का 20% निकाल लीजिए और फिर उसको 4910 में जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 982, ठीक है। 982 को इसमें जोड़ दीजिए 4910 में, तो ये कितना हो जाएगा 289। ओके, इसको आप 4910 में जोड़ दीजिए, 4910 ये हो जाएगा 5892, बी विल बी द आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी का औसत वजन 60 किलोग्राम है, एवरेज 60 है, ए और बी का एवरेज 30 है, बी और सी का एवरेज 70 है, तो बी का वजन क्या है। ए बी सी का अगर 60 है औसत, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 इक्वल टू क्या होगा 60 हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 इंटू 3 180 हो जाएगा। अब ए प्लस बी का औसत कितना है 30, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा 30 इंटू 2 इक्वल टू 60। ऐसे बी प्लस सी क्या हो जाएगा, बी प्लस सी का औसत 70 है, तो बी प्लस सी क्या हो जाएगा 70 इंटू 2 इक्वल टू 140। दोनों को जोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा ए प्लस 2 बी प्लस सी इक्वल टू 200। अब इस इक्वेशन में से ये पहली वाली इक्वेशन घटा दीजिए, ए से ए चला जाएगा, सी से सी चला जाएगा, बी इक्वल टू 200 माइनस 180 इक्वल टू 20, बी ए इज द राइट आंसर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, ये भी रीजनिंग का है, ये भी रीजनिंग का है। अब मुझे लग रहा है सारे क्वेश्चन रीजनिंग के ही बचे हैं, तो रीजनिंग का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, और अगर कोई क्वेश्चन बचा भी होगा एप्टीट्यूड का तो वो मैं आपको उसमें समझा दूंगा।